नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मुर्मू के समर्थन में संसद भवन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक रहे, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनुमोदक रहे। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए कल पार्टी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। वहीं विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन कर सकते हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू? जन्म उनका हुआ 20 जून 1958 में और इसी के साथ आपको बता दें कि ओडिशा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ। साथ ही उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुडू है। तो वहीं आदिवासी संथाल समूह से वो आती हैं, जिसका काफी जिक्र भी हो रहा है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं इससे पहले, और साल 2000 और 2004 में विधायक भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं और 2007 में उन्हें बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी मिला था। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए सीएम मनोहर लाल के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, कर्नाटक के सीएम सहित कई अन्य नेता दिल्ली पहुंचे थे। मैं अपने निगम को बहुत ही देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत ही आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके बहुत ही अच्छा काम किया और मैं राष्ट्रपति पद के लिए हमारी मैडम। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री से हरियाणा राज्य के कई संबंधित कार्मिक विषयों और भविष्य में पर्याप्त संख्या में उच्चाधिकारियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में चर्चा की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने उच्चाधिकारियों की आवश्यकताओं के बारे में सीएम को आश्वस्त किया। भारतीय वायुसेना में 24 जून यानी कि आज से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस साल दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू होगी। 19 जून की आपको बता दें कि इसके तहत पात्रता मानदंड यहां पर पारिश्रमिक पैकेज, मेडिकल और सीएसडी सुविधाएं, दिव्यांगता के लिए मुआवजा, दिव्यांगता की सीमा की गणना, छुट्टी और ट्रेनिंग समेत अलग अलग जानकारी दी गई थी।
सोनीपत में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दौरा किया और निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत को लेकर जनता का धन्यवाद किया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी और अब जब बीजेपी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि हरियाणा में निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं पंचायती और नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का जैसा भी शेड्यूल आएगा उसी के अनुसार बीजेपी पार्टी तैयार है। संचालक जो है ना देखिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। जनता ने बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है और केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उससे भी लोग खुश रहे हैं। तो तीनों का एक मिला जुला असर इस चुनाव परिणाम में है। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भागी। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आए वो अच्छे हैं। नगर परिषद और पालिकाओं की सीटों को देखें तो वो 50% से ज्यादा हमारे पक्ष में है और गठबंधन का साफ ग्राफ जो है वो भी बड़ा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का जो दिवालिया मौजूदा समय में पिट रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपका जितना शोर था उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ। पंजाब में उन्हें मौजूदा समय में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। सर, जो शहरी स्थानीय हमें बहुत खुशी है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये मान के चलें कि जो विधानसभा में जो वोट बैंक हमें मिला था, परसेंटेज ऑफ वोट वो बढ़ा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को पंचकुला में प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कहा कि प्रदेश के 12 जिलों के नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं और शेष बचे जिला नागरिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र जल्द ही खोले जाएंगे। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र में मैन पावर बढ़ाई जाएगी। ड्रग्स की एक समस्या एक ऐसी समस्या है कि जो कि न केवल जिसका समाज के जो यूथ है उस पर ये प्रहार करती है, बल्कि इसका हमारी देश की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि कोई एक व्यक्ति या एक इंस्टीट्यूशन या एक डिपार्टमेंट भी हैंडल नहीं कर सकता है। इसके अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का काम है और ये हमारे हरियाणा सरकार के एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई और चल रही बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के हालात की समीक्षा बैठक की। साथ ही बाढ़ नियंत्रण कार्यों को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि 30 जून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रेनों, सीवरेज लाइनों की सफाई के कार्यों को सुनिश्चित करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए पूर्व व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि मानसून सीजन के दौरान सिंचाई विभाग को जहां भी बिजली कनेक्शन की जरूरत हो उन्हें उपलब्ध होने चाहिए। इस दौरान आमजन मौजूद रहा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर के गैलेरिया मार्केट इलाके का है, जहां क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर दर्जनों वारदातों का खुलासा किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मेवात के रहने वाले 2 चेन स्नैचर्स मानेसर इलाके में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के मकसद से आने वाले हैं, जिसको लेकर क्राइम यूनिट सेक्टर 17 और क्राइम यूनिट सेक्टर 31 में ट्रैप लगाया
और जैसे ही संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया, वैसे ही दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं एसीपी क्राइम की माने तो दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 17/4/2022 को गलेरिया मार्केट के पास एक चैन स्नैचिंग की विटी चलने पे वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी पहुंची थी और सेक्टर 29 के जो एसएचओ के ड्राइवर थे, उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम करते हुए एक चैन स्नैचर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद इन दोनों ने मिलके और उसको फायर करके और उसके गोली मार के और उसको छुटा के लेके भागने में ये कामयाब रहे, जिसके संबंध में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम यूनिट सेक्टर 17 के द्वारा इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला पर जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। होडल में CIA को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला NH-19 पर यहां पर उझीना ट्रेन के पास का है, जहां CIA की टीम ने एक ट्रक से सैकड़ों किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है, साथ ही ट्रक को भी जब्त किया गया। जिला SP राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि CIA इंचार्ज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक मथुरा होते हुए होडल के रास्ते मेवात की तरफ जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थ से भरे कट्टे मौजूद हैं। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए CIA की टीम ने नाकाबंदी करके ट्रक समेत आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल CIA ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम चेक कर रहे हैं, पहले भी इनके ऊपर मुकदमे बताए गए हैं, तो इनका पूरा रिपोर्ट देखेंगे। जो नियम अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हमने इसकी ट्रक की सर्च करने पे तो ये गांजा पत्ती बरामद हुई है और आज इनको कंसर्न कोर्ट में हम इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके इनका पुलिस कस्टडी लेंगे और ये विजयनगर विशाखापट्टनम उड़ीसा से ये लेके आए हैं और इनका रिमांड लेके हम सोर्स तक जाएंगे भाई कहाँ से सप्लाई हुआ है। और ये पिपाका गांव जो है, सब्बा नाम का व्यक्ति है, उसके लिए नारकोटिक्स लेके आए थे। सर ये कहाँ ले जा रहे थे? ये पिपाका गांव है तावड़ू में, वहां पे इनको यहाँ ले।
भिवानी में एनआरएचएम के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतनमान कम किए जाने के आदेशों की प्रतियां जो है उसमें आग लगाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि वो पक्के कर्मचारियों की तरह काम करते हैं और जब कोरोना आया था तब बिना डरे बिना रुके उन्होंने काम किया। वहीं कर्मचारी नेता प्रदीप कुमार ने बताया कि 2018 में वेतनमान को लेकर कानून बनाया गया था जिसमें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार अलग अलग शेयर देती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने पत्र जारी करके उस कानून को रद्द करने की बात कही है जिससे उनके वेतन में कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हरियाणा भर में आंदोलन करेंगे। सर, ये हमने वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुए थे कि एनएचएम के जो बायलॉज जनवरी 2018 से जो लागू हैं एनएचएम हरियाणा में, तो उनके लिए जो हमारी 2 शेयर में सैलरी आती थी स्टेट और एनएचएम में, तो उसके लिए बायलॉज को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एफडी जो हरियाणा है उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो हमारा बायलॉज है उनको ख़त्म करने का जो आरंभ उन्होंने किया है। तो उसके विरोध में एनएचएम भिवानी के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब ने विरोध स्वरूप जो वित्त विभाग की तरफ से जो लेटर था, एनएचएम हरियाणा की तरफ से जो लेटर था, उसकी जो प्रतियां हैं वो हमने आज जलाई हैं विरोध स्वरूप। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हमारे एनएचएम कर्मचारियों को जो सर्विस हमें 2018 में मिले थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है कि ये कच्चे कर्मचारी है और इनको पक्के कर्मचारी की तरह डीए टीए का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इनकी सैलरी एक मुश्त होके कुछ फिक्स सैलरी होनी चाहिए। तो ये गलत है जो हमें सर्विस मिले थे 2018 में, तो उसको हम यही कहेंगे कि अगर ये सरकार फैसला वापसी नहीं लेती है तो हम इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। ये आज हमारा सांकेतिक था कि हमने प्रतियां जलाई है। अंबाला में हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारियों ने सांकेतिक भूख हड़ताल की। हिमसा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और नारेबाजी भी की। इस दौरान एसोसिएशन जिला प्रधान कमलजीत बख्तुआ ने मांगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लिपिक का वेतन पे यहाँ पर मैट्रिक लेवल 6 में 35,400 होना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर में देहरादून स्थानांतरित का समायोजन, पोस्ट कैप न करने, वरिष्ठ सूची अपडेट, विकलांग कर्मियों समेत सभी पदोन्नति, एसीपी मामलों का निपटान और अन्य मांगों के बारे में बताया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही सरकार उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की होगी। और आज का जो ये सांकेतिक प्रदर्शन था अपना, इसके अंदर जो पीछे हमारे शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी कुछ मुद्दों को लेकर के, जिसमें विशेषकर जो लिपिक को पे बैंड 1 में लेते हुए 35,400 को वेतनमान की बात है, जो 15/10/2014 का फैसला है, सरकार की माननीय मांग है, लेकिन आज तक भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। दूसरा, पीछे जो सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी ट्रांसफर जारी की थी, उसके अंदर बार बार अपील करने के बावजूद भी डायरेक्टर महोदय से हमारे बहुत से साथी जो एनीवेयर के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों में पड़े हैं, लेकिन आज तक भी उसके ऊपर जो है डायरेक्टर द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा कोई भी गौर नहीं की गई है। तीसरा, इसके अंदर आज तक भी लिपिक वर्गीय कर्मचारी जो है, जिस दिन से हरियाणा बना है, उनकी जो सीनियरिटी है वो आज तक भी अपडेट नहीं है। फतेहाबाद में बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बहाली और बकाया मानदेय जारी करवाने को लेकर आज फिर ज्ञापन सौंप दिया गया। सभी वर्करों और हेल्परों ने उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए पीओ कार्यालय फतेहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग को ज्ञापन दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा की जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार और विभाग जानबूझकर हजारों महिलाओं का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहा है। बिना वजह के राज्य की 975 वर्कर्स और हेल्पर्स को नौकरी से बाहर बैठा रखा है। 4 अप्रैल को विभागीय अधिकारियों और सरकार के अनुरोध पर आंदोलन वापस ले लिया गया था। उस समय सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया था कि किसी को भी नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 महीने से बहाली लटकी हुई है।
एक कलम से बहाल करने की बात की गई थी और 100 रुपए कटौती के साथ मानदेय जारी करने की बात की गई थी, जबकि 75% कटौती की जा रही है, जो कि धोखाधड़ी है और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। हमारा प्रदर्शन चल रहा था, 4 महीने से हम हड़ताल पे थे। उस दौरान हमारा समझौता हुआ, तो समझौते में हमारा 4 अप्रैल को समझौता हुआ, तो उसमें ये बोला गया था कि आपको टर्मिनेंट 975 कर रखे, उनको बहाल कर दिया जाएगा और जो मानदेय है उनमें 100 रुपये काट के आपको मानदेय दे दिया जाएगा। तो सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है, बार बार लेटर देकर यही जवाब दिया जा रहा। अभी कल का ही लेटर है कि उसमें 75% कटौती करके इनको 4 महीने का वेतन दे दिया जाए। 100 रुपये की बात को लेकर अब 75% कटौती की जा रही है और हमारी 975 टर्मिनेंट है उनको। हिसार के आदमपुर में गरीब परिवार को सीएम विंडो की गलती से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 1 लाख फैमिली इनकम कमाने वाले गरीब परिवार की 5 लाख रुपए कर दी गई। जब परिवार न्याय के लिए सीएम विंडो पहुंचा तो परिवार की इनकम कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि सीएम विंडो ने 8 साल के गरीब बच्चे की इनकम 5 लाख रुपए लिख दी है, जिससे गरीब परिवार की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। प्रदेश में सीएम विंडो लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। अगर वही सीएम विंडो लोगों की समस्या उत्पन्न करने लग जाए तो गुहार कहां लगाई जा सकती है। ऐसा ही एक मामला जिला हिसार के आदमपुर का सामने आया है। हमारे साथ एक गरीब मजदूर परिवार मौजूद है। अपने बेटे को लेकर के ये मजदूर लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा है, लेकिन समाधान होने की बजाय समस्याएं बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है, कहां से है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है जी, गांव आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा का निवासी हूँ। मेरी समस्या यही है कि मैं 6 महीने से यहाँ एडीसी ऑफिस में धक्के खा रहा हूँ और सीएम विंडो भी 2 बार लगा चुका हूँ। तो जो फैमिली आईडी में बच्चे की इनकम है वो 5 लाख रुपए कर दी गई थी, अपने आप ही इन्होंने कर दी। मेरे पास ना तो किसी का कॉल आया ना कोई OTP आई, अपने आप इन्होंने जो भी इनकी टीम या जो भी है तो उन्होंने 6 लाख कर दी। मैंने प्रिंट आके कोई फार्म भरना था वो निकलवाया तो उसमें 6 लाख थी, तो मेरे को पता लगा भी ये तो गलत हो गई। मैंने ठीक करवाने के लिए जनवरी में आया था, मैं 24 जनवरी को यहाँ ADC ऑफिस में भी शिकायत दी और सीएम विंडो भी लगाई। तो उसके बाद आज 6 महीने हो गए मुझे घूमते हुए, लेकिन कहीं सुनाई नहीं हो रही। कभी वो 6 लाख की 8 लाख कर देते हैं, कभी उसकी 5 लाख कर देते हैं, कभी 2.5 लाख कर देते हैं, ऐसे करके वो अपने आप ही कर रहे हैं। सीएम विंडो पर शिकायत करने से पहले कितनी इनकम दिखाई गई थी फैमिली आईडी में और उसके बाद कितनी दिखाई गई? उससे पहले 6 लाख रुपए थे। सीएम विंडो शिकायत लगाई मैंने 24 जनवरी को, तो उसके बाद अभी दोबारा मैंने चेक किया, उनका कॉल आया और मैसेज भी आया था आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो गया। तो मैंने दोबारा प्रिंट निकलवाया CSC से आदमपुर से, तो उसमें क्या देखते हैं 8 लाख रुपए का रखी है। तो मैंने फिर उनका एक सरल हेल्पलाइन नंबर से चंडीगढ़ का नंबर, तो उन पे कॉल किया। मैंने कहा सर ये तो 8 लाख रुपए का रखी है आपने, और ज़्यादा अन्याय है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी 8 लाख नहीं, आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने प्रिंट निकलवाया सर, वैसे मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, प्रिंट है मेरे पास, प्रूफ है। तो बोल नहीं आपकी 2.5 लाख है। फिर वो क्या अगले दिन 2.5 लाख कर देते हैं अपने आप ही, रात में 2.5 लाख। कितना परिवार कितना कमा लेता है? परिवार लगभग 1 लाख रुपए सालाना का हो जाता है। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी। ये है वो बच्चा, आपका नाम क्या है? आशीष। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आशीष? 4th। आपकी इनकम 5 लाख रुपए दिखा दी गई है। हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी में। आप अपने पापा के साथ यहाँ आते हैं तो कोई काम हुआ है आपका अधिकारियों के पास पहुँचने से? नहीं होता कोई काम? No। कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, एक परिवार जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, 300-400 रुपए प्रतिदिन कमाता है, उस परिवार पर बच्चे की इनकम 5 लाख रुपए सालाना दिखा दी गई है। छोटा बच्चा भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसके पिताजी जो लगातार यहाँ सीएम विंडो लगा चुके हैं और कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और सीएम विंडो के अधिकारी कब इस पर संज्ञान लेते हैं और कब इन लोगों की समस्या का समाधान होता है? अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।